सुनिए, लास्ट मीटिंग में हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन स्टार्ट किया था बेटा, अगर आप लोगों को याद हो। और इन्वेंटरी वैल्यूएशन में हमने जो क्लास का जो एंड था ना, उस टाइम हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी। वो एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। याद है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी कि अगर कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक नहीं हो सकता। और अगर कॉस्ट ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है ना, तो ये लॉस वाली डील है, तो 1 सेकंड में लॉस बुक करना और अब सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या थी? इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ओके, याद आया? एनआरवी क्या थी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब आज आप किसी इन्वेंटरी से अभी अभी कितना रियलाइज कर सकते हो, तो उसका फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल और लेस कॉस्ट टू कंप्लीट। ओके, राइट, ये सब हमने किया था। और मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हमने किए थे। तो गोइंग फॉरवर्ड हम और क्वेश्चन आज करते हैं, और थोड़े क्वेश्चन करते हैं इसके, और उसी तरह उसी माइंड सेट से पहले करते हैं कि आप पहले रूम में एंटर होगे तो रूम में बहुत सारा स्टॉक पड़ा होगा। आप रूम में जब एंटर हुए थे तो रूम में बहुत सारा स्टॉक पड़ा था, तो वो सारे स्टॉक की कॉस्ट गिवन होगी, और उसी रूम में एक ऐसी इन्वेंटरी शामिल होगी, इंक्लूडेड होगी। उसी रूम में एक ऐसी इन्वेंटरी शामिल होगी, इंक्लूडेड होगी, गौर से सुने, कि जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कुछ डिफेक्ट है। तो आप सबसे पहले उसको रूम से बाहर निकाल के लेकर आएंगे, उसका चेकअप करेंगे और फिर दोबारा रूम में ऐड कर देंगे। याद है, ये इस तरह हमने किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर बता दें आप लोग की बुक में कौन सा है। बुक में शायद आपके पास पेज नंबर डिफरेंट होगा, कोई बच्चा बताए पेज नंबर। 93, पेज नंबर 93 इस तरफ देख लें, 93 94 वगैरह में देख लें, पेज नंबर 93 94 वगैरह में देख लें। नाउ अब देखें आप, मिस्टर अल्फा इन्वेंटरी इंक्लूड्स, देखें वंस अगेन ये वर्ड क्या आया, वंस अगेन वर्ड आ गया इंक्लूड्स का। वंस अगेन वर्ड क्या आया? इंक्लूड्स का वर्ड आया, याद रखना। एन आइटम विच कॉस्ट 3500, द आइटम इज गेटिंग डिफिकल्ट टू सेल, और ये इसकी पूरी स्टोरी है। सबसे पहले ईयर एंड पे स्टॉक कितना पड़ा था? देखो 27,000 का। देखो आपके पास ईयर एंड पे जो स्टॉक था ना, आप स्टोर रूम में एंटर हुए तो बहुत सारा स्टॉक भरा हुआ था, और वो सारा 27,000 का था, सही है। उसके अंदर देखो इंक्लूड्स शामिल था ये 3500 का स्टॉक, इसके अंदर 3500 का शामिल था, और वो जरा ऑब्सलीट हो गया था, पुराने जमाने का हो गया था। तो आपको शक पड़ा, तो आप सबसे पहले उस स्टॉक को बाहर निकालोगे, तो ये हो जाएगा 23,500। ओके, अब जिस स्टॉक को आपने बाहर निकाला है उसको आप यहां लाके चेक करोगे। देखो इधर देखो, एक तरफ लिखोगे कॉस्ट और एक तरफ लिखोगे एनआरवी, ठीक है। बताओ, जो स्टॉक आपने रूम से बाहर निकाला है, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 3500। ओके, और बेटा जो स्टॉक आपने रूम से बाहर निकाला है उसकी एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। सेलिंग प्राइस कितनी है बोलो? 5,000 है। देखो, अल्फा थिंक ही विल बी एबल टू सेल इट फॉर 5,000 थ्रू द एजेंट हु विल चार्ज 10% कमीशन। 5,000 का तब बिकेगा जब 10%, यानी 5,000 का 10% होता है 500। 5,000 का तब बिकेगा जब 500 का कमीशन देंगे। इधर देखें, तो 5,000 आपकी सेलिंग प्राइस है और 500 कॉस्ट टू सेल है। तो बताओ एनआरवी 4,500 आ गई, ये देख लें, एनआरवी 4,500 आ गई। अब जरा सोचें बेटा, ये इन्वेंटरी अभी भी क्लोजिंग स्टॉक है, ये इन्वेंटरी अभी भी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो अभी ये ईयर एंड से पहले बिका नहीं है, तो आप इसको दोबारा रूम में ऐड करोगे। जिस तरह आपने रूम से बाहर निकाला, आप रूम में ऐड करोगे। तो जब रूम में ऐड कर रहे होगे तो इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो लोअर क्या है? 3,500 चुपचाप जाके ऐड कर देना, 3,500 चुपचाप जाके ऐड कर देना, क्योंकि बिका तो नहीं है ना। जब बिका नहीं है तो अनसोल्ड है, तो स्टिल ये ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक है। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27,000। यानी देखो सुनो, आपने जो अमाउंट रूम से बाहर निकाला था वही ऐड कर दिया, क्योंकि कोई मसला ही नहीं था। आपने जो अमाउंट रूम से बाहर निकाला था वही ऐड कर दिया, क्योंकि कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। तो बेटा 3,500 और 4,500, 3500 और 4,500 में से लोअर क्या है? 3,500। तो 3,500 दोबारा रूम में ऐड हो जाएगा, 3,500 दोबारा रूम में ऐड हो जाएगा, सही। तो बेटा देखें, इसका आंसर आएगा 27,000, ठीक है। तो आपने चेकअप तो किया लेकिन कोई बीमारी नहीं थी,
आपने चेकअप तो किया लेकिन कोई बीमारी नहीं थी। ओके, चलो लिख लें, साथ साथ लिखते जाएं बेटा, साथ साथ आप लोग फौरन फौरन नोट डाउन कर लें ताकि चीजें पैक हो जाए। यस 3500 अगेन ऐड कर दिया क्योंकि लोअर ऐड होता है। कॉस्ट और एनआरवी देखो, कॉस्ट 3500 है, एनआरवी 4500 है, तो लोअर ऐड होगा बिकॉज इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। यानी आपने चेकअप तो किया लेकिन कोई बुराई नहीं थी। हाँ, अगर एनआरवी गिर जाती, कॉस्ट से भी नीचे आ जाती, तो फिर एनआरवी ऐड होती। अब बेटा आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है जो मैं बता रहा हूं, सुने आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 12 करें सब लोग। 12 करें, देखें ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है 12 करो। और आपने करना है, एक मिनट ठहरो, ट्वेल्व करें, चले 12 करें। 12 ऐसा ही सवाल है जो अभी मैंने करा है। 12 करो, 12 चलो कमॉन 12 करो। पहले रूम में जाके एक इन्वेंटरी निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज, ऑल ऑफ यू करके दो, मैं भी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा प्लीज, देखें कैसे होगा। कुछ बच्चों ने कर भी दिया है। Scarlett is preparing the final accounts for a business. The cost of the item in the closing inventory is 41875. देखो ये आपके पास 41875 की टोटल कॉस्ट है, 41875 की टोटल कॉस्ट है। हाँ, और बेटा देखो 1 सेकेंड लिखा है दिस इंक्लूड्स, ये बहुत अहम बात है, इंक्लूड्स। अभी मैं थोड़ी देर बाद कुछ सवाल लिख के कराऊंगा, एक्सक्लूड वाले वो अलग होंगे। दिस इंक्लूड्स यानी रूम में शामिल है, जो आगे बात लिखी है रूम में शामिल है। सम आइटम विच कॉस्ट 1960, देखो रूम पूरा भरा हुआ था, तो रूम में एक आइटम आपको दूर ऐसी नजर आई जो कि मसला था, तो आपने उस पर शक की बुनियाद पर उसको रूम से बाहर निकाला, 1960 आउट कर दिया। देखो 1960 आउट किया, बताओ कितना बचा। अब बताओ कितना बचा, 1960 आपने निकाला, कितना बचा। 41875 माइनस 1960 करें, 39915। वेरी गुड, 39915 बचा, सही है। अब जिस स्टॉक को आपने बाहर निकाला उसको चेक करते हैं, इधर आओ, इधर चेक कर लेते हैं। आइए देखें, एक तरफ लिखा कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है इसकी 1960, एक तरफ लिखी एनआरवी, देखते हैं एनआरवी कितनी है। एनआरवी इसने बोला हुआ है दिस इंक्लूड सम आइटम विच कॉस्ट 1960 एंड विच वर डैमेज इन ट्रांजिट, देखा डैमेज हो गई। शी हैज एस्टिमेटेड दैट इट विल कॉस्ट 360 टू रिपेयर द आइटम्स एंड दैट देन दे विल बी सोल्ड फॉर 1200। इसका मतलब अगर 360 का रिपेयर कराया, अगर 360 का रिपेयर कराया तो 1200 में बिक जाएगी। अगर 360 का रिपेयर कराया तो 1200 में बिक जाएगी, तो 1200 में बिक जाएगी। अगर 360 का रिपेयर कराया तो 1200 में बिक जाएगी। इसका मतलब 1200 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट टू सेल है 360। तो बेटा जरा डिफरेंस निकाल ले, मेरे ख्याल से आ जाएगा 840। 840 आ गया। अब मुझे बताएं एक मिनट, ये इन्वेंटोरी ईयर एंड पे बिकी नहीं है, ये इन्वेंटोरी ईयर एंड पे बिकी नहीं है, तो दोबारा रूम में ऐड भी तो होगी, दोबारा रूम में ऐड होगी, तो ऐड होते वक्त अब लोअर, ऐड होते वक्त IS2 अप्लाई करो, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। तो 1960 और 840 का लोअर क्या है, 1960 और 840 का लोअर है 840। बताओ 39915 और 840 को ऐड करो, 40775, 40775। ओके 40775। ओके डन है, बोले भाई कर लिया।
अब देखें, ये जो क्वेश्चंस अभी हम कर रहे थे ये वो वाले सवाल थे जिनमें इंक्लूड्स था, यानी रूम में हम एंटर होते तो रूम में ऑलरेडी वो बीमार चीज पड़ी होती थी, रूम में ऑलरेडी वो बीमार चीज पड़ी होती थी, तो इंक्लूड वाले केस को आप कैसे करते हो? मेरी तरफ देखो, आप पहले उसको रूम से उठा के लेकर आते थे, आप पहले उसको रूम से उठाकर लेकर आते थे, हाँ, और फिर उसका चेकअप करके दोबारा रूम में ऐड कर देते थे। अब मैं एक सवाल ऐसा दूंगा जो इसमें कम काम होगा, जिसमें वो जो बुरी इन्वेंटरी है वो ऑलरेडी रूम से बाहर होगी, जो बुरी इन्वेंटरी है वो ऑलरेडी रूम से बाहर है, बस आपको डायरेक्ट उसको चेकअप करके अंदर डालना है, खत्म। बेटा, बुरा स्टॉक जो है वो ऑलरेडी अब रूम से बाहर होगा, तो आप बस उसको चेकअप करेंगे और ठक अंदर डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सही, मैं क्वेश्चन ये लिखूंगा ये वाले, चले आगे। ये पॉइंट चलो बेटा, सवाल भी लिख लें, क्वेश्चन लिखें। बेटा क्वेश्चन लिखे आपके पास, ईयर एंड पर इस बार 1.5 लाख का स्टॉक है, लेकिन साफ साफ लिखा है, देखो ये, देखो ये पढ़ लो, दिस एक्सक्लूड्स। अब ये जो नीचे दो चीजें ना ये एक्सक्लूडेड है, यानी ऑलरेडी रूम से बाहर है, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझें, ऑलरेडी रूम से बाहर है, तो इन दोनों का चेकअप करके फिर रूम में ऐड करें, इन दोनों का चेकअप करके फिर रूम में ऐड करें। चलो करके दो। करें बेटा। ये कॉपी करें, कॉपी करें, क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करते रहो, चलो कॉपी करो और मुझे सॉल्व करके दो।
अब देखें, सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करें प्लीज। चलें, देखें, पहले तो ये ध्यान में रखना कि आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक है 150,000, एग्जिस्टिंग स्टॉक है 1,50,000, याद रखना। अब इसमें कुछ ऐड करना है। पहला, यहां देखें, इस यहां पे आपकी कॉस्ट है, इधर कॉस्ट 10 रुपए, ये देखें 10, और सेलिंग प्राइस एनआरवी निकालनी है। एनआरवी देखो, एनआरवी निकाल रहा हूं। एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। 11 रुपए की सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट टू सेल है 20%। 11 का 20% मेरे ख्याल से 2.2 होता है। तो एक एक यूनिट की एनआरवी कितनी आ गई? 8.8। सही है। बताओ, एक एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए, एक एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए और एक एक यूनिट की एनआरवी 8.8 है। लोअर क्या है? इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। लोअर तो 10 और 8.8 में से लोअर क्या है? 8.8। बेटा ये 8.8 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा और यूनिट्स कितने हैं? 300। 8.8 के हिसाब से एक यूनिट रिकॉर्ड होगा और यूनिट 300 है। तो देखो यहां मैंने 8.8 मल्टीप्लाई बाय 300 इसमें ऐड कर दिया। बताओ कितना होता है? 8.8 मल्टीप्लाई बाय 300 बोलो कितना होता है? 8.8 मल्टीप्लाई बाय 300, 2640। ये पहली चीज ऐड हो गई। बच्चे ने कहा सर आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस बार ऊपर अंग्रेजी में लिखा है दिस एक्सक्लूड्स, यानी जो जो स्टॉक जिस पे शक था ना, वो स्टॉक ऑलरेडी बाहर था। आज से पहले इंक्लूड्स लिखा होता था बेटा, अब एक्सक्लूड लिखा हुआ है, तो फर्क क्या? अब एक और यूनिट्स भी है, 500 यूनिट। ये देखो, ये 500 यूनिट। इन 500 यूनिट की डायरेक्ट टोटल कॉस्ट गिवन है, इधर देखें। इन 500 यूनिट की डायरेक्ट टोटल कॉस्ट गिवन है, इधर देखें। टोटल कॉस्ट गिवन है 15,000, मैंने इधर लिख दी। दूसरी तरफ मैंने लिखा एनआरवी, ये देखें। एनआरवी टोटल यूनिट्स की निकाल लूं। 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 40, तो ये सेलिंग प्राइस टोटल बनेगी 20,000। 500 मल्टीप्लाई बाय 20, 20,000 माइनस बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय 5, कमीशन कितना है? 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे ख्याल से बनेगा 2500। तो बताओ, इन सारे यूनिट्स की एनआरवी बन रही है 17,500। अब बताओ, जो सेकंड नंबर के यूनिट्स थे ना, उनकी कॉस्ट है 15,000 और उनकी एनआरवी कितनी है? 17,500। कॉस्ट है 15,000 और एनआरवी कितनी है? 17,500। तो लोअर है 15,000, तो बेटा एक 15,000 और ऐड कर लेना आप, और ये आपके पास आंसर कितना बनेगा? 167, कितना? 640। यस, 167,640 इज योर आंसर। 167,640 आपका आंसर है। 167,640 आपका आंसर है। बोलो भाई। बेटा आपके पास ऑलरेडी 150,000 का स्टॉक था, और ये दो चीजें आपने इसमें ऐड करनी है, दो चीजें लोअर पे ऐड करनी है। हाँ जी, दो चीजें आपने इसमें ऐड करनी है, दो चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। कॉपी कर लें बेटा, मैं फिर कह रहा हूं साथ साथ कॉपी कर लें प्लीज, ऑल ऑफ यू साथ साथ कॉपी करें। मैं भी एक और क्वेश्चन ऐसा लिखूंगा, आपने अब करके देना है। मैं एक और क्वेश्चन अभी इसका लिखता हूं। बेटा साथ साथ कॉपी करें, मैं कॉपी का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, कॉपी कर लें प्लीज। कर लिए कॉपी? 2.2 आया। 11,000, 11 का 20%। बेटा सेलिंग प्राइस पे कमीशन लगता है, देखो 11 पे 20% लगाओगे तो 2.2 आ जाएगा। कमीशन है 20%। ओके बेटा, आप बताएं, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बोलो।
मैं वैसे भेज भी दूंगा, लेकिन साथ साथ कॉपी कर लो तो और बेहतर है। चलें, चलो यहाँ देख लो बेटा, ये आपके पास ईयर एंड पे जो नॉर्मल आपके पास स्टॉक स्टोर रूम में जो स्टॉक पड़ा है वो 3 लाख का है, लेकिन उसके अंदर ये दो आइटम शामिल नहीं है। दिस एक्सक्लूड्स, ये दोनों चीजें शामिल नहीं है, ये दोनों चीजें शामिल नहीं है, ठीक है। अब ख्याल रखना कहां पर यूनिट गिवन है और कहां टोटल गिवन है, ये बहुत इस सवाल का डॉज होगा। सुनो, 400 यूनिट ये है पहले में, और इसकी कॉस्ट पर यूनिट है 20, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 22, लेकिन कॉस्ट टू सेल एक साथ 1500 टोटल में गिवन है। देखो टोटल है, कॉस्ट टू सेल एक साथ टोटल में गिवन है, याद रखना, सही है। फिर 600 यूनिट्स और आपके पास बाहर पड़े हैं, जिसकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट गिवन है एक साथ 30,000, ये पर यूनिट नहीं है। फिर यहाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है और कमीशन भी पर यूनिट गिवन है। चलो सॉल्व करके दो, मुझे सॉल्व करके दो, इस बार सही करके देना। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे लग सकता है। करो बेटा, करो, सब करो, सब करो, सॉल्व करके आंसर दो कॉपी करके प्रॉपर। चलें, मैं सॉल्व करूं। आपके पास
ओरिजिनल कॉस्ट थी 3 लाख की। अब देखें आप प्लस प्लस करके करना है प्लस। ये 400 यूनिट थे, इसमें पर यूनिट का डाटा गिवन है, लेकिन मैं चलो टोटल से ही करता हूं। एक तरफ लिखा कॉस्ट, एक तरफ लिखा एनआरवी। पहले वाले का कर रहा हूं। कितने यूनिट है बेटा? 400 यूनिट है। एक यूनिट की कॉस्ट है 20। सब देख लो, 400 यूनिट है और एक यूनिट की कॉस्ट है 20। अच्छा, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कर लें। 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $20, ये आ गई कॉस्ट 8,000 की। सही है। अब एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी में सबसे पहले आती है सेलिंग प्राइस। 400 यूनिट है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 22 है। 400 मल्टीप्लाई बाय 22 होता है मेरे ख्याल से 8800 की सेलिंग प्राइस है। और कॉस्ट टू सेल है, देख लो 1500 की। टोटल गिवन है, कॉस्ट टू सेल टोटल ही डायरेक्ट गिवन है। 8800 माइनस 1500 कितना होता है? 7300। अब आंखें खोलो, देखो इधर देखो। इन्वेंट आपने ऐड करना है। इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर तो 8000 ये रहा और ये 7300। इन दोनों में से लोअर क्या है? 8000 और 7300 में से लोअर है 7300। सही है। फिर प्लस किया, ये पहला ऐड हो गया। फिर आपने यहां लिखा कॉस्ट और यहां लिखा एनआरवी। अब बताओ, डायरेक्ट टोटल कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट टोटल गिवन है 30,000 की टोटल कॉस्ट गिवन है डायरेक्ट। हाँ, और एनआरवी के लिए आपको करना पड़ेगा 600 यूनिट है, एक यूनिट की 80 है। 600 यूनिट है, एक यूनिट की कितनी? 80। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 80, ये हो गया मेरे ख्याल से 48,000। ये सेलिंग प्राइस आ गई टोटल। और कमीशन कितना है? 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10, 6000 का कमीशन है। तो 48,000 माइनस 6,000 कितना होता है बोलो? 42। अब आप मुझे बताएं, 30,000 की कॉस्ट है, एनआरवी 42 है। तो दोनों में से लोअर क्या है? 30,000 और 42,000 में से लोअर क्या है? 30,000 ऐड हो जाएगा। सही है। अब आप मुझे बताएं ये टोटल आंसर कितना आया? 337,300। वेरी गुड। 337,300 आपका आंसर आया है। 337,300 आपका आंसर आया। आंसर कॉपी कर लें। 337,300 इज योर आंसर। कॉपी कर लें। अब कमीशन की अगर परसेंटेज गिवन होगी तो वो सेलिंग प्राइस पे लगेगी। कमीशन की अगर परसेंटेज गिवन होगी तो बेटा वो सेलिंग प्राइस पे लगेगी। राइट, कर लिया ये। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, ये करें। वी आर बुक सेलर्स, ठीक है। अपने हमारे पास 3 बुक्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, हमारे पास 3 बुक्स हैं, ए बी और सी, और इनकी कॉस्ट गिवन है आपको। पहली बुक की कॉस्ट है 3,000, इसकी 4,000 और इसकी 5,000। सही है। अच्छा, ये इनकी सेलिंग प्राइस है। कितनी कितनी है देखो, सुनो गौर से, सब यहां देखें। इसकी सेलिंग प्राइस है 3,500, इसकी 4,200 और इसकी है 7,000। अ कमीशन ऑफ
10% is payable on all sales. Required value of stock. चलो बेटा ये याद रहे, ये तीनों अलग अलग टाइप का स्टॉक है। ये तीनों अलग अलग टाइप का स्टॉक है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। करें, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। करो, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। मुझे आप वैल्यूएशन निकाल के दें। सबकी अपनी अपनी कॉस्ट गिवन है, सबकी अपनी अलग अलग सॉल्व होगा, सब टोटल में नहीं होगा। कर लिया भाई? क्वेश्चन लिखे अपने पास ब्लैक एंड व्हाइट में। क्वेश्चन लिखते रहे साथ साथ। चले, एक सिंपल एक और कॉलम बनेगा, उसका नाम होगा कॉस्ट टू सेल यानी कमीशन। कमीशन का एक कॉलम बनाया, देखो यहाँ कितना है, 10% है। कमीशन लगता है हमेशा सेलिंग प्राइस पे। किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। इधर देखें, 3500 की सेलिंग प्राइस है। पहले प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। 3500 का 10% ये 350 लगा। हाँ, 4200 का 10% ये 420 लगा। 7000 का 10% 700 लगा। ठीक है, अब देखें ये एक आखिरी कॉलम में बना रहा हूं, एनआरवी। सब बच्चे गौर से सुने। एनआरवी इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। एनआरवी इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। तो 3500 में से 350 रुपए लेस करो, 3150। 4200 में से 420 लेस करो, मेरे ख्याल से कितना आता है, 3780, राइट। और 7000 में से 700 लेस करो, 6300। ठीक है, अब तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आपके सामने है और तीनों की एनआरवी भी आपके सामने है। तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आपके सामने और एनआरवी भी आपके सामने। अब इंडिविजुअली अलग अलग डील करना है, टोटल करके नहीं करना, मना है। डिफरेंट अगर स्टॉक हो ना, डिफरेंट टाइप का स्टॉक हो तो उनको हेडअप नहीं करते डायरेक्ट। चलो, प्रोडक्ट ए सामने देखें। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है? 3000। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 3000, हाँ, और एनआरवी कितनी है? 3150। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 3000, एनआरवी है 3150। बेटा लोअर क्या है? इसका 3000, इसका 3000 लोअर है, सही है। आइए प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है 4000। प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है 4000 और एनआरवी है 3780। प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है 4000 और एनआरवी है 3780, लोअर 3780 का है, सही है, ये इस पे ऐड होगा। और प्रोडक्ट सी की कॉस्ट 5000 है और एनआरवी 6300 है, तो लोअर क्या है? 5000। हाँ भाई, तो जहां मैंने तीनों येलो हाईलाइटर इसके इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लें, 5 और 3 8, 8 और 3 11780। आंसर आएगा, आंसर इज 11780। आंसर इज 11780। आंसर इज 11780। बोलो भाई। इलेवन सेवन एट जीरो कर लिया था। बोलो भाई, समझ गए? बोलो, आगे बढ़े बच्चों, प्लीज चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। अब ए, बी एंड सी सेलिंग प्राइस, नहीं एक मिनट पहले लिखता हूं ओरिजिनल कॉस्ट। $10 पर यूनिट, 15 पर यूनिट, 30 पर यूनिट। ओके, इजी सवाल है।
अब देखें जरा अंदाजे में यहाँ डिफरेंट है। आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसकी गिवन है 2, इसकी गिवन है 2.5, इसकी गिवन है 5, ठीक है। अच्छा, इसके नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़े हैं 400 यूनिट्स, इसके पढ़े हैं 5000 यूनिट्स और इसके 1000 यूनिट्स पढ़े हैं। चलो देख लो भाई, बहुत सिंपल सवाल है। ईयर एंड पे ये 3 तरह का स्टॉक पड़ा है ए बी सी, सबकी कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है, सबकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है आपके सामने, और सबकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज बेसिकली जो अभी लगेगी, यानी कॉस्ट टू सेल, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज कॉस्ट टू सेल। नंबर ऑफ यूनिट्स ए के पड़े 400 यूनिट्स, बी के पड़े 500 यूनिट और सी के पड़े 1000 यूनिट। रिक्वायर्ड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक चाहिए। चलो बेटा करो, इतना बिग डील नहीं है, छोटा सा काम है। करो। चलो कुछ बच्चों ने कर भी लिया। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप निकालें एनआरवी, सबकी एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी हमेशा सबको पता है होती है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। तो प्रोडक्ट ए की होगी 11 माइनस 2 9, इसकी होगी 18 माइनस 2.5 15.5 और इसकी होगी 40 माइनस 5 35। ओके, अब सामने देखें, यहां देखें भाई, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कौन सी इन्वेंटरी कितने पे रिकॉर्ड होगी, कौन सी इन्वेंटरी कितने पे रिकॉर्ड होगी। चलो ये डायलॉग सबने सुना हुआ है, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 10 रुपए और एनआरवी 9 रुपए, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट 10 रुपए, एनआरवी 9 रुपए, तो लोअर 9 हो गया, इस पे 9 पे रिकॉर्ड होगी, सही है। प्रोडक्ट ए 9 पे रिकॉर्ड होगी। प्रोडक्ट बी कॉस्ट 15 रुपए है, एनआरवी 15.5 है, कॉस्ट 15 है, एनआरवी 15.5 है, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, लोअर कॉस्ट है। ओके, प्रोडक्ट सी कॉस्ट 30 है, बेटा गौर से सुने, कॉस्ट 30 है, एनआरवी 35 है, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, सही है। सबकी ये डिसीजन ले लिया कौन सी चीज कितने पे रिकॉर्ड होगी। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ए रिकॉर्ड होगी 9 पे और यूनिट्स हैं 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 9, 400 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आया 3600। अच्छा भाई, प्रोडक्ट बी रिकॉर्ड होगी 15 पे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 15, 500 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, 500 5000 मल्टीप्लाई बाय 15 मेरे ख्याल से 75,000, सही है। और प्रोडक्ट सी के 1000 यूनिट है और एक यूनिट 30 पे रिकॉर्ड होगा, 1000 यूनिट है और एक यूनिट 30 पे रिकॉर्ड होगा, तो मेरे ख्याल से 30,000, तो 30,000 प्लस 75,000 होता है मेरे ख्याल से 105,000 और 108,600 आंसर आएगा। तीनों को ऐड करोगे तो टोटल आंसर आ रहा है 108,600। आपसे हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, आपसे हो जाना चाहिए था। हाँ भाई बोलो भाई, कर लिया था।
गुड। अब देखो मैं आपके सामने एक बहुत बेसिक चीज, एनआरवी बेटा प्रोडक्ट ए की 11 माइनस 299 है, प्रोडक्ट की 11 सेलिंग प्राइस 11 है, कॉस्ट टू सेल 2 है तो 9 है। देख लो, मैं 1 मिनट रुक रहा हूं। अच्छा बेटा एक चीज और है, बहुत छोटी सी चीज है, मैंने आप सबको लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने पहले भी शायद पढ़ी होगी, लेकिन एक बार ऑफिशियली सुन लो। यहां देखो बेटा, मैं अपने इंस्टीट्यूट की एग्जांपल रखता हूं आपके सामने, आप सुने। हमारे इंस्टीट्यूट में मार्कर्स का ओपनिंग स्टॉक था 100 मार्कर्स। कितने थे बेटा? ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारे पास मार्कर्स नहीं होते जो टीचर्स यूज करते हैं, 100 मार्कर्स थे हमारे पास। सही, इधर देखें, हमने इस बार नए मार्कर खरीदे 1000, परचेजेस किए 1000 मार्कर्स की। परचेजेस हमने की हैं कितने की? 1000 मार्कर्स की हमने परचेजेस की। हमने कितने मार्कर्स की परचेज की है बोलो? हमने 1000 मार्कर्स की परचेजेस की। 1000 मार्कर्स की क्या किए? परचेजेस। तो अब जरा आप 1 मिनट सुने, ऑलरेडी कितने थे? ऑलरेडी थे हमारे पास 100, 1000 और खरीद लिए। गिनो, 100 थे और 1000 और खरीद लिए, 1100 हो गए। 100 थे और 1000 और खरीद लिए। लेकिन ईयर एंड पर जब देखा ना, तो जो हमारे पास मार्कर बचे हुए थे 200, क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 200 मार्कर्स। यहां देखें, फिर समझे बेटा, ईयर के स्टार्टिंग में 100 मार्कर्स थे। प्लीज यहां देखें, ईयर के स्टार्टिंग में कितने मार्कर्स थे? 100। हमने जो नए बाय किए वो कितने? 1000 मार्कर्स। जो नए मार्कर्स बाय किए वो 1000 मार्कर्स बाय किए। तो 100 और 1000 कितना हुआ? 1100 हो गया। और इस 1100 में से ईयर एंड पर जो एडमिन के पास मार्कर्स बचे हुए हैं वो 200। इसका मतलब बाकी 900 मार्कर्स टीचर्स को इश्यू कर दिए। मार्कर्स इशूड, मार्कर्स इशूड टू टीचर्स। हाँ भाई, मार्कर्स इशूड टू टीचर्स वो कितने हैं? 900 मार्कर। फिर सोचो, 100 मार्कर थे भाई। ये सेल क्यों बोल रहा हूं मेरे मासूम बच्चों? सेल की बात नहीं हो रही, हम यूज करते हैं बेटा मार्कर, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग मार्कर यूज करते हैं। तो इधर देखें, ओपनिंग स्टॉक 100 मार्कर्स था, हमने खरीदे कितने? 1000 मार्कर, तो 1100 मार्कर हो गए। और ईयर एंड पर एडमिन का अभी 200 बचे हैं, तो बाकी 900 मार्कर टीचर को इशू कर दिए ना। और जरा सोचें, जो मार्कर्स टीचर को इशू किए वही यूज हुए, जो मार्कर्स टीचर को इशू किए वही यूज हुए, तो मार्कर यूज यही है। यानी ये वो अमाउंट है, ये 900 का अमाउंट वो अमाउंट है जो यूटिलाइज हुआ है, ये वो अमाउंट है जो यूज हुआ है या यूटिलाइज हुआ है, ये वो मार्कर का अमाउंट है जो यूज हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा, मैं यहां भी ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैचिंग प्रिंसिपल या एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। Expenses are recorded when they are utilized. Expenses are recorded when they are utilized. हम जब एक्सपेंस से फायदा उठाते हैं, हम जब एक्सपेंस से फायदा उठाते हैं तभी उसको बुक करते हैं, हम जब एक्सपेंस से फायदा उठाते हैं तभी उसको बुक करते हैं। तो बताओ आप जरा इस पूरी पिक्चर में देखो, हमने कितने मार्कर यूज किए हैं इस बार? कितने मार्कर यूज किए? 900। तो देखो ये 900 का जो अमाउंट है ना, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जाएगा। ये 900 मार्कर का अमाउंट हमारी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जाएगा, क्योंकि ये यूज हुए हैं। ठीक है, पक्का? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके जो इन्वेंटरी आ रही है, ये वो अमाउंट है जो हमने यूज किया है, ये इस्तेमाल हुआ है, और जो चीज यूज हुई है वही इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। इस साल का असली यूजेज वही है, इस साल का असली यूजेज वही है। हाँ जी, बात समझ में आई? बोलो, बोलो भाई, बोलो। अब जरा दिमाग से सोचें, मैंने ये पूरा किस्सा मार्कर्स पे रख के सुना है। किस पे रख के सुना है? इदारे में और भी ऐसी छोटी छोटी इन्वेंटरीज होती हैं जो यूज हो रही हैं, जैसे ऑयल, जैसे फ्यूल, जनरेटर में जो फ्यूल डलता है डीजल, तो डीजल का भी इन्वेंटरी हमारे पास पड़ी होती है। तो आज के बाद कोई भी ऐसी इन्वेंटरी जो हम यूज करते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो हम यूज करते हैं और उसका यूजेज निकालना हो, आपके पास चाहे वो जनरेटर का ऑयल हो, जनरेटर का फ्यूल हो, आपके मार्कर्स हो, पेंसिल्स हो, पेन्स हो, स्टेशनरीज हो, तो आज के बाद किसी भी ऐसी इन्वेंटरी का यूजेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला आंखें खोल के देख लो, ये अप्लाई होगा। ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे का नंबर होगा वो यूजेज होगा, और यूजेज वाला अमाउंट हमारी इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल में चले जाएगा। फिर बोल रहा हूं, मैंने आपको बात मार्कर्स पे रख के समझा दी, मार्कर्स के लिए समझाना मेरे लिए आसान था, यूनिट्स होते हैं। तो आज के बाद कभी भी किसी भी इन्वेंटरी, मार्कर हो गई, डीजल जो हमारे पास जनरेटर का होता है, सही है, या और स्टेशनरीज होती हैं, उनका अगर यूसेज निकालना हो, यूसेज,
तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो नीचे यूजेज आ जाएगा, सही है। तो एग्जाम में और एग्जाम किट में कभी कभार, एग्जाम में और एग्जाम किट में कभी कभार जो सवाल आ जाता है ना, एग्जाम में और एग्जाम किट में कभी कभार सवाल आ जाता है, कभी कभार सवाल आ जाता है, मेरी तरफ देखें, कभी कभार सवाल डीजल वगैरह पे भी रख के आ जाता है, कभी कभार डीजल वगैरह पे भी सवाल आ जाता है। अब मैं एक बड़ी मजे की बात आपको बता रहा हूँ, सुने आप, मजे की बात सुने। फॉर्मूला तो यही अप्लाई होता है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये परचेज भी गायब होता है, कभी कभार ये परचेज भी गायब होता है, ये परचेज भी गायब होता है। तो तुम लोग सब बच्चे नहीं हो, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ बेसिक्स लाइफ में पढ़ी हुई है, तुम्हें याद होगा तुम्हें याद होगा, एक अकाउंट बनाया जाता है क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट या क्रेडिटर का अकाउंट, सही है। इधर देखें, बचपन में आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो उसमें ओपनिंग क्रेडिटर यहां आता है, क्लोजिंग क्रेडिटर यहां आता है, सही है। यहां आता है कैश पेड टू सप्लायर, जो सप्लायर को पेमेंट करते हैं वो ये आता है। तो इधर निकल आती है परचेजेस, यहां आ जाती है परचेजेस, ये देखो ये परचेजेस आ जाती है। आप सबने अपनी लाइफ में बचपन में क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट पढ़ा है, वैसे तो मैं भी यहाँ पढ़ाऊंगा, कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी हल्का सा ये यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, कैश और परचेजेस। अब जरा सुनो, तो एग्जामिनर क्या करता है, यही वाले सवाल में परचेजेस गायब कर देता है, परचेजेस गायब कर देता है। तो आपको ये देखें, ये क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन होगा, ये कैश पेड टू सप्लायर गिवन होगा, देखो स्क्रीन पे, और ये ओपनिंग ब्रॉट डाउन गिवन होगा। तो आप आराम से बेटा ये वाला परचेजेस का नंबर निकाल सकते हैं, आप आराम से परचेजेस का नंबर निकाल सकते हैं। एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड परचेजेस, यू कैन इजीली कैलकुलेट द यूजेज, you can easily calculate the usage through this formula, opening stock at purchase less closing stock, opening stock at purchase less closing stock। तो ये जो मैंने सामने पूरा लिखा है ना, ये कनेक्टेड फैमिली है, ये कनेक्टेड फैमिली और ये यूज होता है। मैं इसका भी सवाल बना रहा हूँ, आप लोग जरा इसको कॉपी करें, इस चीज को कॉपी करें, एक छोटे से नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, बना लें नोट्स, चलो लिख लो ये। बेटा ये कॉपी करें प्लीज, क्रेडिटर का अकाउंट भी कॉपी करें और ये भी कॉपी करें। लिख लिया, बताएं बेटा, लिख लिया। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग अब ये क्वेश्चन देखें, आपने सही करना है।
कम ऑन डू इट, बहुत अच्छा सवाल है। ओपनिंग इन्वेंट्री डीजल की गिवन है, क्लोजिंग गिवन है। फिर देखिए मैंने अल्फाज अंग्रेजी थिंक किए। ओपनिंग अनपेड इनवॉइसेस ऑफ डीजल, अनपेड इनवॉइसेस का मतलब ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग उधार। क्लोजिंग उधार है 12,000 और जो कैश पेमेंट्स मेड टू सप्लायर फॉर डीजल 85,000। बताएं कितना पीएनएल में जाएगा? पीएनएल में कितना जाएगा? यूसेज निकालो। पीएनएल में कितना जाएगा उसका यूसेज निकाल लो। करो बेटा। गुड आंसर आ रहे हैं बच्चों के। चलो बेटा, सबसे पहले आप परचेजेस निकाल लें, क्योंकि आपको पता है आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। देखें, आपने यूज करना है ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहां आ जाएगा यूसेज, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 8, क्लोजिंग 12। देखो ओपनिंग गिवन है 8, क्लोजिंग 12 गिवन है। बस एक चीज बीच में गायब है, परचेसेस। तो परचेसेस के लिए यू नीड टू मेक क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओगे? अब बताएं ओपनिंग अनपेड इनवॉइसेस, यानी ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 7,000। क्लोजिंग अनपेड इनवॉइसेस कितना है बेटा? 12,000। कैश पेमेंट्स मेड टू सप्लायर मेरे ख्याल से 85,000 है। सो यू विल हैव योर परचेसेस 12 प्लस 85 माइनस 7। 12 प्लस 85 माइनस 7 कितना होता है? 90,000। सही है बेटा, यहां आपने 90,000 की परचेसेस फिट की और ये हो जाएगा 86,000। ये देख लो 86,000 आपका यूसेज है। 86,000 आपका यूसेज है। हाँ भाई बोलो। 86,000 इज योर यूसेज। कर लिया? अब कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं, एक मिनट। देखें, बहुत ही एक जैसे सारे सवाल आते हैं, एक मिनट। यहाँ देखें, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स पढ़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है ओपनिंग स्टॉक की बहुत मशहूर फॉर्मूला है, सबको पता है। एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। देखो पहले इंट्रोडक्शन सुन लो, सीख जाओगे। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। सुनिए बेटा, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, सामने देखें। क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ये गायब होगा परचेजेस, ये आपको गायब होगा, ये निकालना होगा। देखें, ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, परचेजेस गायब होगा। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चाहिए होगा। तो याद करो बेटा, मैंने आपको पिछले ये कंसोलिडेशन में ही बोला था, और आप लोगों ने सबने पहले, कुछ बच्चों ने मुझसे क्लास ली भी, अलग से मांग भी ली थी, मार्कअप मार्जिन। तो आपको ये देखें, एससीपी में आपको ये गिवन होगी सेल्स। यहां देखें, आपको गिवन होगी सेल्स, ठीक है? तो आप सेल्स लेटेस्ट से यहां लिखोगे, एक मिसाल दे रहा हूं 4 लाख की सेल लिख दोगे, 4 लाख की। और अब आपको मार्कअप या मार्जिन गिवन होगा। अगर मार्जिन गिवन होगा तो इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100,
ये 20 है तो ये 80 है, सही है। तो अब आप यहां से 4 लाख बराबर कितने के, 100 के, तो 4 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 80 करना, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 3,20,000 की। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी, 3,20,000 की। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहाँ फिट कर देना 3,20,000 की, तो ऑटोमेटिकली आपके पास परचेजेस आ जाएगी, सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तैयार गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी तैयार गिवन होगा, ओके। You need to calculate purchases, but before you calculate purchase, first you need cost of sales, or cost of sales you can calculate through SCP, sales cost and profit and markup margin approach। तो यहां से आप cost of sale निकालोगे और वो फिट करके आपकी परचेज आ जाएगी। तो एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा काम होता है, ये भी आपने करना होगा। एक नजर इसको देख लो, एक नजर इसको देख लो। मैं क्वेश्चंस पे ले जाता हूँ आपको, मैं क्वेश्चंस पे आपको ले जाता हूँ, चले। चले बिठा रहे हैं यहाँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करना है आप लोगों ने, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 10 करें ये रहा, और 11 करें। अच्छा एक बात याद रखना, अगर अभी अभी इसी साल कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक 0 होगा। जब नया बिजनेस दुनिया में आता है तो उसके पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, तो 0 लेते हैं। अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है तो यू नीड टू टेक ओपनिंग स्टॉक 0। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 प्लीज करें, 10 और 11 करें। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 11 करें। और 13 14 भी करें, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 10 11 13 एंड 14 प्लीज सॉल्व करें, 10 11 13 एंड 14। आप पहले आइए,
कर लिया जी। मैं जरा डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग May 2007 सारा परचेजेस वर 126,500, ये इनकी परचेजेस है, और सेल्स कितनी है 150,000। सारा's ग्रॉस प्रॉफिट was 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स, यानी ये मार्जिन है, परसेंटेज ऑन सेल्स इज मार्जिन, ओके। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट फर्स्ट में वॉज, ये ओपनिंग स्टॉक है, ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टॉक है बेटा। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साराज इन्वेंट्री एट 31st में, यानी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक, सही है। अब बहुत सुकून से चलते हैं, देखें यहां ऊपर सॉल्व करता हूं मेरी। आपने एक तरफ लिख दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखो बेटा ये फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इधर देखें, ओपनिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 12,500। परचेजेस भी गिवन है कितनी, परचेजेस हैं 126,500। बेटा यू नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको निकालना है। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो खुद सोचें, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होगी ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होगी ना, तो आपको देखो वही एससीपी यूज करना होगा। एससीपी यूज किया, लाइन ड्रॉ की, परसेंटेज एंड डॉलर्स। बताओ, डॉलर वाले कॉलम में सेल्स है 1.5 लाख की, सेल्स है 1,50,000 की, और मेरे ख्याल से आपको गिवन है क्या, मार्जिन। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 20 है तो ये 80 होगा, सही है। अब मुझे बताओ 150,000 बराबर 100 पीसेस के, 150,000 बराबर 100 पीसेस के, तो 150,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 80 करो, कितना आया, 1,20,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, सही है। अब ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहां फिट कर दिया। चलो मुझे बताओ अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, यहाँ शफल कर लो, मैथमेटिकली शफल करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 19,000। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 19,000। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 19,000। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 19,000। किया था किसी ने? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 19,000। जब एक चीज यहां से नेगेटिव क्लोजिंग स्टॉक को वहां ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बाकी सब चीजें डिफरेंट साइड्स पे आ जाएंगी। जैसे ही साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11, जाया स्टार्टेड ट्रेडिंग अ ईयर अगो, इसी साल शुरू किया भाई, तो इसका ओपनिंग स्टॉक 0 होगा। ये देखो भाई इसी साल ट्रेडिंग शुरू की है तो इसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, 0, ख्याल करना। Selling nightwear, she makes her team of 3 other kniters. She sells her sweaters at a markup of 35। ये लोग जो भी माल बेचते हैं उस पर मार्कअप लेते हैं 35% मार्कअप, इस बार मार्जिन नहीं है, मार्कअप है, सही है। अब इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग शी बॉट वूल ऑफ हर स्वेटर्स कॉस्टिंग, देखो बॉट का मतलब परचेजेस, बॉट मींस ये परचेजेस हैं, तो इनकी परचेजेस कितनी है देख लो भाई, परचेजेस हैं 4875 की, हाँ, और सेल्स कितनी है 5670 की। अगेन इसको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, अगेन निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ओके। चलो करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, आपने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही है। हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, देखें बेटा, इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, परचेसेस मेरे ख्याल से है 4875, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें अभी अभी कैलकुलेट करना है, तो इसकी जगह क्लोजिंग स्टॉक ही लिखो, और कॉस्ट ऑफ सेल में अभी आपको निकाल के देता हूं यूजिंग एससीपी। बताओ बेटा सेल्स कितनी है आपके पास इस बार की, 5670, सेल्स है 5670, और इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100 ये 35 है और ये 135 है। चलो बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, 5670 इन डिवाइड बाय 135 इंटू 100 करो, 5670 4200, बेटा 4200 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो, 675 ये आ गया।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो डन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटा प्यारे बच्चों हो गया है। चेक कर लो, सही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 सही हुआ था, बोलो भाई, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने सही किया था, बताएं बेटा। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर क्वेश्चन नंबर 13। हरमिंदर शूज बिजनेस हेड ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है बेटा 15, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, सेल्स भी गिवन है और मार्कअप गिवन है। ठीक है, परचेजेस निकालनी है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये सवाल बताया था, क्वेश्चन नंबर 13। चलो परचेजेस निकालनी है, वंस अगेन कॉस्ट ऑफ सेल से निकलेगा। यहां देखो बेटा, आपने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहां देखें, ओपनिंग स्टॉक मेरे ख्याल से कितना है इसमें, 2050 है और 1570 है। देखो 2050 और ये है 1570। ठीक है, परचेजेस मुझे निकालनी है, तो आई मस्ट नो कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे हर हाल में चाहिए होगी, तो एससीपी लिखा, देखते हैं सेल्स कितनी है। सेल्स है आपके पास 25730, सेल्स है आपके पास 25730। और बेटा मेरे ख्याल से मार्कअप कितना है 25 ना, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 25 है तो ये 125 होगा। चलो सेल्स कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है तो ये 125 होगा, ये 125 होगा। हाँ भाई, चलो बताओ, 20584 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, 20584 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहां फिट कर दें। ठीक है, बताएं परचेजेस कितना आएगा आपका, इन सबको वहां ले जाएं, परचेजेस आ जाएगा 20 नहीं 20404, यही आ रहा है। परचेजेस कितना आ रहा है, बोलो बोलो भाई। एक बताएं, कुछ लोग 20, अच्छा 3-4 आंसर दे रहे हो भाई, क्या हो गया। 20104 आपका परचेजेस है, यही है। 20104 आपका परचेजेस है, यही है भाई। Question number 14. Jay opened a bike shop last year and he sells his product at a markup of 35%. मार्कअप है, चलें। इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, देखो इनका ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा। फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा, ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा। सही है बेटा, जब बिजनेस शुरू होता है तो कुछ भी स्टॉक नहीं होता। ही बॉट गुड्स, बॉट गुड्स, ही बॉट गुड्स, बॉट गुड्स का मतलब परचेजेस बेटा, खरीदना का मतलब परचेजेस, ये परचेजेस हैं, सही है, और ये सेल्स हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये पहले वाला ही सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में यू नीड टू कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक, यू नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। देखें आप, अगेन यू नीड फॉर्मूला COS, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा यहां देखें, ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा, नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। परचेसेस कितनी है देखें, अभी गिवन होगी यहां
73,700 और क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना है। अब वंस अगेन जब तक कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी काम नहीं होगा। आपने यहां लिखा SCP, चलो 85,900 की सेल्स है और मार्कअप 35% है। 85,900 S के सामने लिख दिया। इन मार्कअप है ना, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट 35 है तो ये बेटा 135 होगा। चलो चलो बेटा बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 63630, ठीक है, यहां लिख दी कॉस्ट ऑफ सेल्स 63630। अब आप निकाल लें क्लोजिंग स्टॉक, साइड चेंज करें, सॉरी बोलो 10070, 10070 is your answer, 10070 is your answer। अब क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन इसका, इस वाले हिस्से का। चलो, ड्यूरिंग द ईयर टू 30th November X5 एमेंडा बॉट गुड्स फॉर रीसेल। गुड्स फॉर रीसेल ये परचेजेस है बेटा, जो गुड्स खरीदी हैं वो परचेजेस हैं, सही है, ये परचेजेस हैं, राइट। हर इन्वेंट्री एट 1 December X4, देखो ये X5 की डेट है, ये X4, X5 और X4 को कंपेयर करोगे तो X4 इज ओपनिंग, प्लीज X5 और X4 को कंपेयर करोगे तो ये ओपनिंग स्टॉक है, देखें 15740। She did not count her inventory at 30th November X5, but she knows that her sales for the year to 30th November X5 yearly sales, all sales were made at a markup of 20%। मार्कअप है, आपसे रिक्वायरमेंट में बोल रहा है, देखो मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कटी हुई है, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है, रिक्वायरमेंट क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 एक नजर देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा एंड में क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है, क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है, हाँ। तो ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है और सेल्स भी गिवन है और मार्कअप भी गिवन है। चलो हमें क्या करना होगा, वही अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, मेरे ख्याल से ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 15740 और परचेजेस हैं 7550 की, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, यहां देखें इनकी सेल्स कितनी हुई है, सेल्स हुई है इस बार 91,800 की, सेल्स हुई है SCP लिखा 91,800 की, बताओ बेटा SCP के जरिए जरा कॉस्ट निकाल देंगे आप लोग। चलो दिस इज 76,500, बोलो भाई, ये क्लोजिंग स्टॉक यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 15740 प्लस 7,550 माइनस 76,500, 14790 is your closing stock।
14790 है ना? हाँ यही है। यहां तक बात समझ गए? बोलो। यहां तक बात समझ गए बेटा? बताएं। हाँ, हाँ, समझ गए यहां तक? अब एक और एरिया है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा एरिया है। देखें बेटा, यहां समझे। 1 जनवरी 18 से लेके 31 दिसंबर 18, 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18, सामने देखें बेटा। आपके पास ईयर के, इधर देखें ना, स्क्रीन पे देखें। आपके पास ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक गिवन है, लेटेस्ट से 2000 यूनिट, सब यहां देखें। आप ईयर के स्टार्टिंग पे खड़े हैं और ईयर के एंड पे जाना है। आपके पास ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक गिवन है 2000 यूनिट्स, इधर देखें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2000 यूनिट्स, और आपने यूं फॉरवर्ड जाना है, एक पास्ट डेट से फ्यूचर डेट पे आगे जाना है। अब जरा सुने, हाँ एक मिनट। तो आप जब फॉरवर्ड वर्किंग करते हैं ना, तो जितना, जिन चीजों से स्टॉक आ रहा होगा वो ऐड कर देना, जिन चीजों से स्टॉक आ रहा होगा वो ऐड कर देना, और जिन चीजों की वजह से स्टॉक जा रहा होगा वो लेस कर देना। जिन चीजों की वजह से स्टॉक आ रहा होगा वो ऐड कर देना, और जिन चीजों की वजह से जा रहा होगा वो लेस कर देना। सही है? तो आप देखें, ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट था, इस साल आपने परचेजेस की, परचेजेस नया स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक आएगा ना, तो परचेजेस आपने ऐड करनी होगी, ये ऐड होंगी, परचेजेस ऐड हो जाएंगी, लेटेस्ट से 10,000 यूनिट। सही है? अच्छा, 10,000 यूनिट्स आए थे, उसमें से 200 यूनिट आपने रिटर्न कर दिए। 200 यूनिट आपको सही नहीं लगे, आपने सप्लायर को ही वापस कर दिए, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। देखो इसकी वजह से स्टॉक जाएगा, परचेज रिटर्न से स्टॉक जाएगा तो लेस हो जाएगा। ठीक है? अब ड्यूरिंग द ईयर आपने 8,000 यूनिट की सेल्स कर दी। सेल्स का मतलब आपने कस्टमर को स्टॉक दे दिया, गया, सेल्स से स्टॉक जाएगा, जाएगा तो लेस हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, जो गुड्स, और सुने, जो गुड्स आपने कस्टमर को बेची, कस्टमर ने भी उसमें से 300 यूनिट वापस किए, तो कस्टमर यूनिट्स वापस करता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आ रही है तो स्टॉक बढ़ेगा, तो ऐड हो जाएगा। सेल्स रिटर्न ऐड हो जाएगा, लेटेस्ट से 300 यूनिट। सही है? सेल्स रिटर्न ऐड हो जाएगा 300 यूनिट, पक्का? अब बेटा, हमारे घर वाले आए और कुछ स्टॉक घर लेके चले गए, घर वाले आए और यहां से कुछ स्टॉक घर लेके चले गए, तो ये इससे स्टॉक कम हुआ, तो लेस हो जाएगा स्टॉक ड्रॉइंग्स। सही है? अच्छा, रात के बीच में एक चोर ने जंप मारी और कुछ स्टॉक लेके चोरी कर गया, चोर स्टॉक लेके चले गया, चोर स्टॉक लेके चले गया। सही है? लेस हो जाएगा। इसी तरह कुछ स्टॉक जल गया, मैंने कहा उठा के बाहर फेंक दो, तो लेस स्टॉक बर्न्ड और डिस्ट्रॉयड, और यूं फाइनली बेटा आप इस फॉर्मेट के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा अगर आप कभी एक, इधर देख लें, फॉर्मेट देख लें आराम से, कभी भी एक पास्ट डेट से फ्यूचर डेट पे जा रहे होंगे, कभी भी एक पास्ट डेट से फ्यूचर डेट पे जा रहे होंगे, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करना है, यानी सादा लफ्जों में हर वो चीज जिससे स्टॉक बढ़ रहा है वो ऐड करना, और हर वो चीज जिससे स्टॉक घट रहा है, कम हो रहा है, वो लेस करना, तो आप आराम से स्मूथली चले जाओगे। कॉपी कर लें। आराम से करें कॉपी, आराम से करें, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
लिख लिया? अब देखो बेटा, 1,00,000 रुपए की बात सुन लो। 1,00,000 रुपए की बात सुनो, गौर से सुनो। जब आप ये वाला काम कर रहे होगे, मेरी तरफ देखें और सोचें, इसको गौर से सोचें। जब आप एक डेट की स्टॉक से दूसरे डेट की स्टॉक निकाल रहे होंगे, एक डेट के स्टॉक से दूसरे, तो आप असल में स्टोर रूम के बाहर खड़े होंगे। अपनी औकात को पहचानें। आप इस वक्त इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे होंगे, आप स्टोर रूम के बाहर खड़े होंगे। स्टॉक आ रहा होगा, अपडेट कर रहे होगे, जा रहा होगा, अपडेट कर रहे होगे, स्टॉक आ रहा होगा, यानी आप स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं। अभी इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। अभी आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, ओके। अभी आप सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं। और स्टॉक वैल्यूएशन के लिए मैंने IS2 की एक लाइन आपको कल लिखवाई थी और आज भी अप्लाई की थी। इन्वेंट्री जब भी रिकॉर्ड करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। याद है? इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। याद आया? हाँ, चले हम अपनी बुक पे आ जाए। अपनी बुक पर आ जाए, उन्हीं पेजेस पर आ जाए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। मेरे ख्याल से आपके पास पेज नंबर 91 होगा। आपके पास पेज नंबर देखो बुक में, कौन सा पेज है ये? बुक का पेज नंबर 92 है। बुक का पेज नंबर 92 है। चलो अब देखें, ये पहला सवाल मैं आप 91 है, सॉरी 91 है। यहाँ देख लें, बहुत ही सुकून के साथ ये पहला सवाल कर लें, सुकून से, बिल्कुल प्यार से। देखो सुनो, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखें। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और जाना कहां है, ये देखो रिक्वायरमेंट, देखो क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक, यानी एक पास्ट डेट से फ्यूचर डेट, पास्ट डेट से फ्यूचर डेट, पास्ट डेट से, तो वही रूल्स अप्लाई होंगे जो अभी लिखवाए थे। लेकिन हाँ, कभी कभार रिवर्स वर्किंग कराएगा, कभी कभार बोलेगा क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओ, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओ, तो रूल्स उल्टे कर देना। नहीं समझे बेटा? अभी जो मैंने आपको सिखाई है वो फॉरवर्ड वर्किंग सिखाई है। जो अभी हमने वर्किंग सीखी है वो फॉरवर्ड वर्किंग है। अगर वो रिवर्स वर्किंग करता है तो रूल्स चेंज कर देना, सही है? यहां देखें, आपके पास, यहां देखें बेटा, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000। सब बच्चे आंखें खोल के चले, आंखें खोल के, 20,000 है। अब बताएं। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे टाइम बचेगा। परचेज, परचेज भी गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है, परचेज भी गिवन है, परचेज रिटर्न, इन दोनों को नेट ऑफ कर लो। मुझे पता है कि परचेज ऐड होता है, परचेज रिटर्न लेस होता है, डायरेक्ट नेट कर लो। तो परचेज 12,000 है और परचेज रिटर्न 500 है। परचेजेस 12,000 है और परचेज रिटर्न 500 है, तो कट कटा के 11,500 हो गया। तो डायरेक्ट यूं कर दो, एड नेट परचेजेस। अब यही आदत डालना, 11,500, सही है बेटा? परचेजेस 12 का था, परचेज रिटर्न 500 की थी, डायरेक्ट नेट परचेज कर लो, सही है? अब सवाल का सबसे अहम एरिया ये समझ लिया, सवाल हो गया। सेल्स भी गिवन है और सेल रिटर्न भी गिवन है। देखो, सेल्स गिवन है 15,000 और सेल रिटर्न गिवन है 200। तो सेल्स और सेल रिटर्न को नेट ऑफ करोगे तो 14,800 आ जाएगा। सेल्स और सेल रिटर्न को नेट ऑफ करोगे तो 14,800 आ जाएगा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, SCP लिख रहा हूं। देखें, सेल्स और सेल रिटर्न को नेट करा 14,800, लेकिन सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है। सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है मेरे प्यारे बच्चों, सोचो, सेल्स सेलिंग प्राइस पे होती है। और ये इदारा मार्कअप कितना ले रहा है, देखो ये मार्कअप ले रहा है 30%। तो जरा SCP के जरिए कॉस्ट निकालू। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 30 है, तो ये 130 आ जाएगा। जरा कोई बच्चे इसकी कॉस्ट निकाल के दे। SCP के जरिए कॉस्ट निकाल दो यार, 11385। अब जरा मेरी कमेंट्री सुनना भाई। बेटा देखें, सुनो, सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है, ठीक है? और राइट नाउ मैंने आपको पहले बोला था हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। हम, मुझे भी पता है कि इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स जाती है वो सेलिंग प्राइस पे जाती है। राइट नाउ अपनी औकात तो सोचो, हम स्टोर रूम के बाहर खड़े हैं। देखो सोचो, स्टोर रूम में स्टॉक आता है, अपडेट करते हैं, जाता है, अपडेट करते हैं, जाता है, आता जाता, अपडेट अपडेट, हम स्टॉक को अपडेट कर रहे हैं, हम स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। तो अब आप मुझे बताएं, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? इन दोनों में से लोअर कौन सा है? इधर देखें, इन दोनों में से लोअर है ये कॉस्ट। देखें 14,800 और 11,385 में से लोअर क्या है?
कॉस्ट। तो आप अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे अपडेट करना, अपनी इन्वेंट्री को जब सेल्स की वजह से स्टॉक कम करना तो कॉस्ट कम करना। भाई इस वक्त आप इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बना रहे हो, इस वक्त तो आप स्टोर रूम के बाहर खड़े हो, स्टॉक आ रहा है अपडेट कर रहे हो और जा रहा है अपडेट कर रहे हो, तो स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। तो एक बच्चे ने हैंड रेस किया, बोला एक सवाल है, बच्चे ने हाथ खड़ा किया, भाई एक सवाल है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? तो बच्चे ने बोला तुमने ऊपर परचेजेस पे एससीपी नहीं अप्लाई किया, तुमने ऊपर जो परचेजेस थी उस पर एससीपी अप्लाई नहीं किया। नहीं, परचेजेस ऑलरेडी कॉस्ट पे होती है, परचेजेस ऑलरेडी कॉस्ट पे होती है, इतनी अकल आप सब में है। हाँ जी, हाँ नेट सेल्स भी लिख सकते हो, नेट सेल लिख दो, कोई मसला नहीं, उससे कुछ नहीं होता। अब बताएं, स्टॉक ड्राइंग्स की वजह से स्टॉक बढ़ता है कम होता है? सोचें, स्टॉक ड्राइंग्स की वजह से स्टॉक कम होता है, घर के बच्चे लेके चले गए तो इससे लेस कर देना, लेस स्टॉक ड्राइंग्स। हाँ भाई कितना है? 600। चलो भाई मुझे बताओ फाइनली आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कोई बता सकता है? 19515। बेटा ये आराम से कॉपी करना है, आप लोगों ने कॉपी करें और मुझे बताएं डिड यू अंडरस्टैंड, आप बात समझ गए? क्या आप लोग बात समझ गए हैं? मेरी तरफ देखें इधर, बेटा सेल्स जो है ना वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है, ये बात सोचो बेटा, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और अभी हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, इनकम स्टेटमेंट में ऊपर सेल सेलिंग प्राइस पे होती है, नीचे कॉस्ट होती है, तो प्रॉफिट आता है ना। हम स्टोर रूम के बाहर खड़े, तो स्टोर रूम में तो इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है ना, स्टोर रूम पे तो इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है आम हालात में, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। जब भी प्रॉफिट हो रहा होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट कम होती है। तो इस बार देखो ना, जो इन्वेंट्री बिकी इधर देखें, उसकी सेलिंग प्राइस है 14,800 और कॉस्ट है 11,385, तो लोअर ये है ना, तो स्टोर रूम में तो लोअर पे रिकॉर्ड हुई होगी ना। तो मैं स्टोर रूम के बाहर खड़ा हूं तो स्टोर रूम में तो अपडेट करना है मुझे, मुझे अभी इनकम स्टेटमेंट थोड़ी बनानी है। सेल्स की वजह से स्टॉक कम होता है, लेकिन कम तो कॉस्ट पे ही करेंगे ना भाई, हम स्टोर रूम में, हम इनकम स्टेटमेंट में है ही नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 कर लें बस एक, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 2 बस। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 कर लें।
करो आंसर निकालो। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 13450, बाकियों का आया 13450 आया किसी का? बोलो करो बेटा, 13450 आया? आ गया बच्चों का 13450 आंसर आ गया। चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं इंशाल्लाह। सही है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।